यहाँ क्या बवाल हो रहा है? अभिनव उनके करीब आते हुए चिल्लाया और भारती के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसका सर फिलहाल शर्म से झुका हुआ था। अभिनव की आंखें गुस्से से लाल थी। उसे लगा नहीं था कि अलाइना के स्टोर पर भी लोग उसकी मुंह बोली माँ के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकते हैं। यार, तुम इन भिखारी लोगों को अपने स्टोर में अंदर कैसे घुसने देते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि यहाँ और भी कस्टमर आए हुए हैं? अभिनव ने सेल्स पर्सन पर भड़कते हुए उस आदमी की ओर देखा और वह उसे तुरंत ही पहचान गया। उस आदमी ने भी फिर एक पल के लिए अभिनव की ओर देखा और वह हैरान होकर हंस पड़ा। क्या बात है, तुम यहाँ? अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीख लो कृतेश, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कृतेश के चेहरे से हंसी गायब हो गई और वह फिर रूखी नजर से भारती की ओर देखने लगा। यह बिकारन तुम्हारी माँ है? ओ, औकात में रह, यह मेरी माँ है, तुझे कोई दिक्कत? अभिनव ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और कृतेश फिर से हंसने लगा। अबे तू तेरी औकात देख, पता है मुझे उस दिन भी तू नकली मेंबरशिप कार्ड लेकर आया था होटल में। तेरे जैसे को टाइगर का मेंबरशिप कार्ड मिलने का कोई चांस ही नहीं है। कॉलेज में तेरे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे और तू हर दूसरे बच्चे से उधार की भीख मांगता फिरता था। तब भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी रियलिटी को एक बार को एक्सेप्ट कर ले। बस जबरदस्ती अपने आप को किसी रईस की औलाद दिखाना है इसको। अपनी माँ को भी ले आया आज इस बुटीक पर। तेरे पास पैसे भी हैं यहाँ कुछ खरीदने के लिए? और अगर हैं भी तो पहले इस बुढ़िया को ढंग के कपड़े तो दिला देता। कम से कम भिखारी तो नहीं लगती यह। उसी वक्त कृतेश के बगल में खड़ी लड़की भी गुस्से से बोल पड़ी, प्लीज इसे जल्दी बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। यह बुटीक तेरे बाप का नहीं है, समझा? तू भी यहाँ सिर्फ एक कस्टमर ही है, हमारी तरह। अगर इतना ही दम घुट रहा है ना तेरा और तेरी गर्लफ्रेंड का, तो खुद का बुटीक खोल ले और दिन भर शॉपिंग कर वहां पर। अभिनव कृतेश पर भड़क उठा। हाँ हाँ, एक दिन बुटीक भी खोल लूंगा, तू उसकी टेंशन मत ले। तू सिर्फ अपनी माँ की फिक्र कर, इतने सालों बाद मिली है, वह तुझे पहले उसे कुछ खिला पिला देता, सीधा यहाँ लेकर आ गया। और वैसे सच बता अभिनव, तू यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आया है ना? क्योंकि 5-10 हजार से कम की तो यहाँ कोई चीज मिलती ही नहीं है। और यहाँ तक मुझे याद है 5-10 हजार ही तेरे महीने की सैलरी भी थी। कृतेश हंसते हुए सेल्स पर्सन की ओर देखने लगा और उसने कहा, यह आदमी एक नंबर का फटीचर है और यहाँ कुछ खरीदेगा नहीं, सिर्फ अपनी माँ को लेकर यहाँ टाइम पास करने आया है। निकालो इसको बाहर। अभिनव बहुत गुस्से में था और वह कृतेश के मुंह पर एक मुक्का बरसाने ही वाला था, लेकिन फिर चेहरे पर मुस्कान लाकर उसने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करा, क्योंकि पास में भारती भी खड़ी थी। चलो, देख क्या रहे हो, निकालो इन दोनों को बाहर, नहीं तो हम किसी दूसरे बुटीक में चले जाते हैं। कृतेश ने सेल्स पर्सन को धमकाते हुए कहा। वह सेल्स पर्सन अब उलझन में आ चुकी थी। कृतेश उनके रेगुलर कस्टमर में से एक था और उसने स्टोर के स्टाफ को भी हर खरीदी पर कमीशन दिलवाया था। कई बार तो ऐसे दिन भी आते थे जब वह स्टोर आकर कुछ खरीदता नहीं था, पर फिर भी स्टोर के पूरे स्टाफ को उनकी मेहनत के लिए कुछ न कुछ कंपनसेशन देकर जाता था। उस सेल्स पर्सन को समझ आ गया था कि वह अभिनव के लिए कृतेश जैसे कस्टमर को नाराज नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने तुरंत अपना फैसला भी तैयार कर लिया। उसे वैसे भी अभिनव की माँ की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी थे। सर प्लीज, आपको अब यहाँ से जाना पड़ेगा। अभिनव ने अपनी नजरें कृतेश से हटाकर उस सेल्स पर्सन की ओर घुमाई। क्या यह तुम ठीक नहीं कर रही हो? तुम्हें हक नहीं है किसी एक कस्टमर को फेवर करके दूसरे को मना करने का, समझी? बिजनेस हर एक कस्टमर की रिस्पेक्ट करके ही आगे बढ़ता है। अभिनव की शिकायत सुनकर कृतेश मुस्कुरा दिया। कस्टमर उसे ही कहते हैं
जिसके पास जेब में पैसे हो। मिस्टर अभिनव, प्लीज जाइए अब। सेल्स पर्सन थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, नहीं तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी का नाम सुनते ही भारती अभिनव के करीब आ गई। बेटा चलते हैं यहाँ से। अभिनव ने तुरंत ही ना कहते हुए अपना सिर हिला दिया। नहीं माँ, हम अभी यहीं रहेंगे। खरीदी करने आए हैं तो खरीदी करके ही जाएंगे। जिस भी गधे को हमसे प्रॉब्लम होगी वह अपने आप यहाँ से निकल जाएगा। सेल्स पर्सन ने गुस्से में गहरी सांस ली और वह अपना फोन निकालकर सिक्योरिटी को बुलाने लगी। हालांकि इसी वक्त अचानक एक आदमी वहां का शोर सुनते हुए उनके पास आ पहुंचा। क्या प्रॉब्लम है? सर, अच्छा हुआ आप आ गए। यह आदमी और इसकी माँ स्टोर का माहौल खराब कर रहे हैं। सेल्स पर्सन ने अभिनव पर आरोप लगाते हुए उंगली उठाई। मैंने इनसे कहा कि अभी के अभी स्टोर छोड़कर चले जाओ, तो भी यह हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उस आदमी यानी स्टोर के मैनेजर ने अपनी सेल्स पर्सन की शिकायत सुनकर ही अभिनव की ओर देखा और उसे तुरंत पहचान भी लिया। उसे याद आया कि यह वही इंसान था जिसने कुछ दिनों पहले ही स्टोर से सबसे महंगी घड़ी खरीदी थी। इसके अलावा भी अलायना ने उसे स्पेशली इस आदमी के लिए फोन भी लगाया था। तब से ही मैनेजर को समझ आ चुका था कि इस आदमी का अलायना के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट था और इसके खिलाफ एक छोटी सी गलती भी उन सभी की नौकरी खत्म कर सकती थी। तुम झूठ बोल रही हो और जानबूझकर इस कस्टमर की साइड ले रही हो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम आए भी इससे पहले थे और हमारे पास पैसे भी हैं यहाँ शॉपिंग के लिए। अभिनव ने तुरंत मैनेजर के सामने उस सेल्स पर्सन की शिकायत करनी शुरू कर दी। उसकी शिकायत सुनकर मैनेजर घबरा गया था। उसने गुस्से से अपनी सेल्स पर्सन की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्या कर रही हो तुम? अपने बॉस की डांट सुनकर वह सेल्स पर्सन हैरान हो गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मैनेजर तुरंत ही अभिनव के करीब आया और थोड़ा झुकते हुए बोला, सॉरी सर, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आप आ रहे हैं। अगर आप या अलायना मैम मुझे कॉल कर देते तो मैं आपके लिए पूरे स्टाफ को रेडी रखता। दूसरी ओर कृतेश की भी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गई थी। यह क्या हो रहा है? अभिनव ने मैनेजर को देखकर सर हिलाया। आप बस अपने स्टोर पर कुछ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन को रखिए। ऐसी बदतमीजी से बात करने वाले गवार नहीं। उसने फिर से एक पल के लिए कृतेश की ओर भी देखा। और हाँ, ऐसे कस्टमर को भी मत एंटरटेन कीजिए जो दूसरे कस्टमर को नीचा दिखाने आते हैं आपके स्टोर में। जी जी सर। मैनेजर ने फिर उस सेल्स पर्सन को घूर कर देखा जो डर के मारे कांपने लगी थी। यह देखने के बाद कि उसके बॉस अभिनव से माफी मांगने के लिए झुक गए थे, उसे पता चल गया था कि अभिनव कोई मामूली कस्टमर नहीं था। यू आर फायर अभी के अभी। मैनेजर के इन शब्दों को सुनते ही वह सेल्स पर्सन अपने घुटनों पर गिर गई और उसके आंसू निकल आए। मैनेजर ने फिर बाकी के स्टाफ की ओर देखा जो अपने मैनेजर को देखकर आसपास इकट्ठे हो चुके थे। और तुम सब में से भी कोई इस मैटर को ठीक करने आगे नहीं आया। तुम लोगों को मजा आता है क्या ऐसा तमाशा देखने में? हाँ, सस्पेंड। तुम सब लोग सस्पेंड हो 2 हफ्ते के लिए। सर प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। जॉब से मत निकालिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि शट अप। घुटनों पर बैठी वह सेल्स पर्सन अपनी नौकरी की भीख मांग रही थी, पर उसके मैनेजर ने उसे बीच में ही रोक दिया। दूसरी ओर कृतेश को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि इस स्टोर का मैनेजर अभिनव जैसे फटीचर के सामने क्यों झुक रहा था। हालांकि फिर उसे याद आया कि अभिनव के पास टाइगर मेंबरशिप कार्ड था और वह कार्ड वाकई में असली भी था। इस बात में कोई शक नहीं था कि कॉलेज में सबसे गरीब अभिनव ही हुआ करता था। साथ ही साथ कृतेश ने एक बार को यह भी मान लिया था कि रीयूनियन पार्टी का 5 लाख रुपए
का होटल बिल अभिनव ने लॉटरी के पैसों से भरा था, लेकिन अब उस मैनेजर को भी अभिनव के सामने झुकता देखना कोई आम बात नहीं थी। कृतेश खुद अलायना के उस बुटीक का काफी लंबे समय से कस्टमर था, लेकिन आज तक मैनेजर उससे भी इतनी प्यार से पेश नहीं आया था। तभी उस सेल्स पर्सन को घूरते हुए मैनेजर अपनी नजर कृतेश की ओर घुमाई। और हम आपके जैसे बदतमीज कस्टमर को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसीलिए आप अब सभी अलायना बुटीक और स्टोर से ब्लैक लिस्ट किए जाते हो, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल। क्या? यह सुनकर कृतेश को और भी बड़ा झटका लग गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों का रेगुलर कस्टमर हूँ, मैंने तुम लोगों को बहुत पैसा दिया है यार। कृतेश की इन इमोशनल बातों का मैनेजर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसने धीरे से कृतेश को कहा, अगर आप यहाँ से नहीं निकलते तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सिक्योरिटी की धमकी सुनते ही कृतेश का दिमाग खराब हो गया और उसने अभिनव को देखते हुए कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि तूने यहाँ क्या किया है, लेकिन मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। और इतना कहकर कृतेश उस लड़की के साथ तूफान की तरह बाहर निकल गया। अभिनव उस लड़की को देखकर हैरान था। उसे लग रहा था कि यह कृतेश की नई गर्लफ्रेंड थी। वैसे इससे पहले कामनी उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अभी अभिनव यह सोच ही रहा था कि इतने में उस सेल्स पर्सन ने मैनेजर से गिड़गिड़ा कर कहा, बॉस प्लीज मेरे ऊपर रहम कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज। अगर तुम खुद यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, वह तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालेंगे, मैनेजर ने सेल्स पर्सन को फटकारते हुए कहा। सेल्स पर्सन यह सुनते ही उठी और वहां से निकल गई। इसके बाद मैनेजर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, आपको हमारी वजह से जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज के बाद आप जब भी यहाँ आएंगे मैं पर्सनली आपको अटेंड करने के लिए यहाँ मौजूद रहूंगा। आप प्लीज किसी से भी कहकर मुझे बुला लेना। अभिनव ने मैनेजर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आपको इन लेडी से माफी मांगनी चाहिए। अभिनव ने भारती की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैनेजर ने भारती को देखा और बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी मैडम। अभिनव ने भारती को देखा और बोला, माँ आप ठीक हो? भारती की आंखें पहले से ही भरी हुई थी और अभिनव की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू उसके गाल पर लुढ़क आए थे। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। अभिनव फिर से मैनेजर की तरफ पलटा और बोला, मैं यहाँ से हर वह कपड़ा खरीदना चाहता हूँ जो इन्हें पसंद है और जो इन्हें चाहिए। आप अपने स्टाफ से कहिए कि वह ड्रेस निकाले जो इनके ऊपर अच्छी लगेगी। मैनेजर धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं अभी यह सब करवा देता हूँ सर। और इतना कहते ही उसने और एक सेल्स पर्सन को बुलाया और उसे अभिनव के बताए हुए काम पर लगा दिया। जब अभिनव भारती को लेकर घर पहुंचा तो भारती के चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफी खुश थी और अब उसके होठों को भी मुस्कुराने की आदत पड़ती जा रही थी। अभिनव यही सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि आखिर इतने सालों में भारती के ऊपर क्या कुछ नहीं बीता होगा, उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा, वह भी तब जब उसने अभिनव की माँ विद्या के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिया था। एक माँ के दिल में बसे उसके बेटे की जगह तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन फिर भी अभिनव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता था। न सिर्फ वह भारती का दुख हल्का करना चाहता था, बल्कि इसी बहाने वह भारती का कर्ज उतार रहा था। भारती ने उसकी माँ की सीक्रेट रेसिपी इतने सालों तक संभाल कर रखी थी। अभिनव के लिए यह किसी कर्ज से कम नहीं था। मैंने तुम्हें वह बॉक्स देती हूँ, भारती ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कपड़े के बैग्स लेकर उसके पीछे चलने लगा। वह चलते चलते यह सोचने लगा था कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या फॉर्मूला था
जिसके लिए उसकी माँ को उसकी जान भी गंवानी पड़ी थी। उसे कहीं ना कहीं यह भी महसूस हो रहा था कि उस बॉक्स में उसकी माँ विद्या की कोई फोटो भी हो सकती थी, जिससे वह यह तो पता कर ही पाएगा कि उसकी माँ दिखती कैसे थी। भारती विद्या गढ़वाल का क्रीम फॉर्मूला वाला बॉक्स अभिनव को देने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगी। अभिनव चलते चलते यही सोच रहा था कि उस बॉक्स में क्या क्या निकल सकता था। अभिनव यही सोच रहा था कि इस दुनिया में हजारों क्रीम्स बन चुकी थी, फिर उसकी माँ की रेसिपी में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से बात उनकी जान पर आ गई थी। इस बीच भारती ने उसे वह बॉक्स थमाया और वह दोनों फिर से लिविंग रूम में आ चुके थे। देखने में अभिनव को वह बॉक्स साधारण शाही लग रहा था, हालांकि वह इंटरेस्टेड था यह देखने में कि उसके अंदर क्या क्या रखा था। सोफे पर बैठते ही अभिनव उस बॉक्स को खोलने ही वाला था कि अचानक भारती बीच में बोल पड़ी, रुको, पहले मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने को बना लेती हूँ। अभिनव ने एक पल के लिए उस बॉक्स को देखा, भले ही वह उसे खोलना चाहता था पर उसे भूख भी बहुत अच्छी लगी थी। उसने आखिरकार मन मार कर बॉक्स एक साइड में रखा और फिर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप इन नई ड्रेस में से कोई ड्रेस पहनकर अच्छे से रेडी हो जाओ और उसके बाद हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बनाना। अभिनव ने भारती को छेड़ते हुए कहा। यह सुनते ही भारती जोर से हंसी और बोली, उम्र के साथ साथ तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का हो गया है, वरना बचपन में तो तुम बहुत सीरियस रहा करते थे। इतना कहकर भारती ने कपड़ों से भरा एक बैग उठाया और अपने कमरे में चली गई। इधर अभिनव ने जहान में भारती की कही बात घूम रही थी। उसकी माँ को उसके पिता की सच्चाई के बारे में पता था या नहीं, अभिनव नहीं जानता था। वह बहुत छोटा था, शायद इसीलिए इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। उल्टा वह तो अपने पिता से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके पिता उसके स्कूल के किसी भी फंक्शन, किसी भी गैदरिंग में नहीं आते थे। जब भी अभिनव उन्हें बुलाने की कोशिश करता तो उनके पास कोई न कोई बहाना हमेशा तैयार रहता था। यही सब सोचते हुए अभिनव ने बाहर अपनी गाड़ी के पास जाकर और भी कपड़ों के बैग उठाना शुरू कर दिए थे। वह एक बार में जितने बैग उठा सकता था उतने उठा रहा था। उसने उन्हें लिविंग रूम में रखा और फिर बचे हुए लाने के लिए फिर से बाहर चला गया। उन्होंने मजाक मजाक में ढेर सारे कपड़े खरीद लिए थे। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो उसे ख्याल आया कि उस बॉक्स को उसे फिलहाल भारती के घर ही रखा रहने देना चाहिए। भारती के घर का कोई भी कमरा उसके लिए सेफ हो सकता था। उस बॉक्स के साथ साथ वह उन डॉक्यूमेंट को भी वहां रख सकता था जिन्हें सेफ रखना जरूरी था। इस बीच एक शानदार सलवार कमीज पहनकर भारती बाहर आई और बोली, मुझे यह बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, मैं अभी कुछ बढ़िया और गर्मा गर्म बनाकर लाती हूँ। जैसे ही भारती ने इतना कहा तो अभिनव ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कुछ लेने जाना है, कुछ जरूरी सामान है, मैं अभी गया और अभी आया। भारती ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे आने तक खाना रेडी हो जाएगा। और इतना कहकर वह रसोई की तरफ चली गई। इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी के पास आ गया था। उसने गाड़ी चालू की और सीधा अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना डॉक्यूमेंट वाला बॉक्स लिया और फिर से गाड़ी में बैठ गया। इससे पहले कि वह गाड़ी चालू कर पाता, उसे बलराज का कॉल आ गया। उसने कहा, बच्चे आ गए हैं। अभिनव उनमें से एक बच्ची बिंदु तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अभिनव समझ गया कि बिंदु को क्या बात करनी थी, इसलिए उसने पूछा, अभी वह कहाँ है? वह अपने पापा के साथ रूम में है, लेकिन मैं वहां से निकल चुका हूँ। मैंने तुम्हें बस इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। थैंक यू, तुमने जो किया वह काफी से भी ज्यादा था। अब इसके बाद आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगा। ओके टाइगर, बाद में बात करते हैं। इतना कहते ही बलराज ने फोन काट दिया। अभिनव यह सुनकर मुस्कुरा रहा था।
वह जानता था कि इस वक्त बिंदु बहुत खुश होगी। वह अगले दिन निहारिका और लक्ष्य से मिलने के लिए वैसे भी हॉस्पिटल जाने ही वाला था। यही सब सोचते हुए अभिनव की नजर बॉक्स पर पड़ी। वैसे तो बॉक्स भारती के यहाँ सेफ रहने वाला था, लेकिन अभिनव को यह डर भी सता रहा था कि अगर उसके घर में चोर घुस आए तो क्या होगा। अभिनव भारती के घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड को बैठाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इनमें एक दूसरा पेश फंस गया था। भारती के घर में ऐसा कुछ ही नहीं था जिसके लिए गार्डों को ड्यूटी पर रखा जाए। अगर गार्ड एक खाली कमरे की पहरेदारी करते तो किसी को भी यह शक हो जाता कि कमरे में कुछ न कुछ तो है। अभिनव यही सोचते हुए दोबारा भारती के घर आया तो उसे कुछ पकने की खुशबू आई। वह खुशबू काफी अच्छी थी। अभिनव ने भारती से पूछा, आप क्या बना रहे हो? और वह बॉक्स टेबल पर रखकर भारती के पास जाने लगा। भारती ने कहा, मैंने हमारे लिए दाल चावल और पकोड़े बनाए हैं। यह सुनते ही अभिनव खुश हो गया। उसे पकोड़े बहुत पसंद थे। अभिनव ने गर्मा गर्म पकोड़े में से एक पकोड़ा उठाया और उसे खाकर भारती से बोला, मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, मुझे उसे रखने के लिए एक कमरा चाहिए। आपके घर में मुझे एक कमरा मिल सकता है क्या? इसमें पूछने वाली बात क्या है? कमरा क्या पूरा घर ही तुम्हारा है? जहां चाहो वहां रखो। अभिनव मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सो मच, मैं देखता हूँ उसे कौन से कमरे में रखा जा सकता है। इतना कहकर अभिनव फिर से लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना डॉक्यूमेंट वाला बॉक्स उठाया और फिर भारती के कमरे के बगल वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने बॉक्स को उस कमरे में रखा और उसे ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। जब वह बाहर आया तब तक भारती भी अपना बॉक्स लिविंग रूम से उठाकर टेबल के पास आ गई थी। अभिनव ने उसके हाथ में बॉक्स देखकर कहा, मुझे लगा हम लोग पहले खाना खाने वाले हैं। भारती मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा इस बॉक्स में से कुछ चीज तुम्हें दिखाना जरूरी है। और हाँ, एक जंगली फूल है जिसे हमें ढूंढना होगा। वह स्क्रीन का जरूरी इंग्रेडिएंट है। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और भारती के सामने बैठ गया। उसने भारती से कहा, हमें जल्द से जल्द इस चीज पर काम शुरू करना होगा। मैं कल वहां आऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे कंपनी का नाम बदलना होगा और साथ ही जल्द से जल्द प्रोडक्शन भी शुरू करवाना होगा। इसके लिए हमें कुछ लोगों को भी हायर करना होगा। वैसे मेरी टीम में कुछ लोग तो हैं, लेकिन हमें कुछ और की भी जरूरत पड़ेगी। भारती ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, इसीलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रही थी। मुझे इंग्रेडिएंट को तैयार करने ही होंगे, इसीलिए, लेकिन साथ ही तुम्हें भी उसे चेक करना होगा। इतना कहते ही भारती ने एक नया सा नोटपैड निकाल लिया। उसे देखकर लग रहा था कि भारती ने उसे अभी खरीदा है। उसने अभिनव से कहा, मैंने यह अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा था और सारी रेसिपी इसमें कॉपी कर ली थी। मेरे पास इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक नए गैजेट खरीद सकूं। यह कहकर भारती ने वह नोटपैड अभिनव को दिया। अभिनव ने उसके कुछ पन्नों को पलटा और बोला, नाइस, अब मेरे हिसाब से आपको आराम करना चाहिए। आप इंग्रेडिएंट्स की तैयारी का काम जल्द ही शुरू कर सकती हैं। मैं अपने कुछ आदमियों को आपकी हेल्प के लिए भेज दूंगा। आपको जहां जाना होगा वहां लोग ले जाएंगे, जो मंगवाना होगा वह लोग ले आएंगे। अब आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। सुनते ही भारती खुश हो गई और बोली, मुझे नहीं पता था तुम इस तरह से मुझे मिल जाओगे और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर। मैं बलराज से कहूंगा कि वह आपको किसी बढ़िया सी जगह पर घुमाने ले जाए। हमारी कंपनी के मैनेजर होने के नाते आपका किसी अच्छी जगह जाकर घूमना तो बनता है। यह सुनते ही भारती हंसने लगी और बोली, ठीक है, मैं इस कंपनी को बेस्ट बनाने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। मैं जानता हूँ, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा,
फिर भारती ने पूछा, वैसे तुमने कंपनी के नाम के बारे में क्या सोचा है? अभिनव इस बारे में काफी कुछ सोच रहा था। बहुत सारे नाम उसके दिमाग में चल रहे थे। आखिर में उसके दिमाग में से एक नाम आकर बस गया। उसने भारती से कहा, मेरे हिसाब से विद्या स्किन केयर अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कंपनी के नाम में माँ का नाम शामिल हो। वैसे भी यह क्रीम बनाई तो उन्होंने ही है। भारती ने हाँ में सिर हिलाया और चमकती हुई आंखों से अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, देखना, उन्हें तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। अगर वह यहाँ होती तो तुम्हें गले लगा लेती, लेकिन अब जब वह यहाँ नहीं है तो उनकी जगह यह काम मैं कर देती हूँ। इतना कहते ही भारती ने अभिनव को गले लगा लिया था। भारती के साथ खाना खाने के बाद अभिनव घर चला गया था। वह दोबारा काम पर नहीं जाना चाहता था। जैसे ही वह भारती के घर से निकला तो उसने बलराज को फोन मिलाया और उससे कहा कि वह भारती के लिए एक बढ़िया सी गाड़ी खरीद दे। बलराज ने अभिनव से वादा किया कि वह शाम तक भारती के घर पर गाड़ी भिजवा देगा। बलराज के फोन रखते ही अभिनव का फोन फिर से बजने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर दिख रहा था। हेलो, हेलो बॉस, जिमी दिस साइड। फोन की दूसरी साइड से अभिनव को एक एक्साइटेड सी आवाज सुनाई दी और वह उसे पहचान भी गया। उसे महसूस हुआ कि जिमी हर वक्त किसी कारण से एक्साइटेड ही रहा करता था। बोलो जिमी, क्या खबर लाए हो? सर, आपने जो काम बोला था रिसर्च का, उसकी रिपोर्ट रेडी है, आपको सेंड कर दूं ना? नहीं नहीं, रुको, मुझे मोबाइल पर सेंड मत करो। अभिनव ने एक पल के लिए सोचा, मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगा। अपने साथ उस रिपोर्ट की एक डार्क हार्ड कॉपी रेडी रखना। उसके हिसाब से ही फिर तुम्हारे बाकी के साथियों को भी काम पर लगाया जाएगा। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल था, मोबाइल पर क्यों सेंड नहीं करना है? इस ऑनलाइन दुनिया में कोई भी चीज आसानी से ट्रैक हो सकती है जिमी, और तुम तो कंप्यूटर ऑपरेट थे ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता था? अभिनव की बात सुनकर जिमी थोड़ा घबरा गया। उसने जैसे तैसे अपनी सफाई दी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे पता है। ऑनलाइन के रिस्क पर फिर लगा कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या ही हो सकता था जिससे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। प्रॉब्लम कहीं से भी खड़ी हो सकती है, इस बात को याद रखना। चलो फोन रखता हूँ, कल रेडी रहना। इससे पहले कि अभिनव फोन रख पाता, जिमी तुरंत बोल पड़ा, सर, एक और बात, वह मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए आपको थैंक यू कहना था। जिमी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अभिनव उसकी बात पर मुस्कुराया। यू आर वेलकम, बाय बाय। फोन रख कर वह सिंह परिवार के घर पहुंच गया। जब अभिनव घर में दाखिल हुआ तो उसे चित्रा की आवाज सुनाई दी। वैसे यह फनी तो नहीं था, फिर भी मुझे हंसी आ गई। अभिनव उसकी आवाज सुनते ही समझ गया था कि अनन्या और चित्रा पहले से ही घर में थे। जैसे ही चित्रा की नजर अभिनव पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, यह लो, यह भी आ गया। चित्रा की बात सुनते ही अनन्या ऊपर देखने लगी। अभिनव को इतना जल्दी घर पर देखकर अनन्या हैरान हो गई थी। अभिनव ने हेलो उन दोनों से कहा और अंदर जाने लगा। वह जानता था जब वह अंदर घुसा था तो चित्रा उसी के बारे में भला बुरा कह रही थी, लेकिन इस बात से अभिनव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह थका हुआ था और बस सोना चाहता था। पर इससे पहले कि वह ऊपर जाता, चित्रा ने अनन्या से कहा, तुझे इस जैसे फटीचर में क्या पसंद आया अनन्या? मैंने सुना है बिना माँ बाप के बच्चे आवारा होते हैं, यह भी किसी आवारा से कम तो नहीं है। यह सुनते ही अभिनव के आगे बढ़ते हुए पैर रुक गए। भले ही चित्रा की आवाज धीमी थी, लेकिन अभिनव उसकी बात सुन चुका था। वह पलटकर चित्रा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था और अगर जरूरत पड़ती तो उसे यह भी बता देता कि वह क्यों उसके जैसे टाइगर के सामने एक चींटी बराबर भी नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि वह पलट भी पाता, अनन्या ही बीच में बोल उठी,
चित्रा, इनफ। अभिनव कोई आवारा नहीं है, तुम मजाक मजाक में बहुत बोल रही हो। ओह, लगता है तुम्हारा दिल आने लगा है उस पर अब, चित्रा ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा, जिससे अनन्या गुस्सा हो गई और उठकर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी। अरे अनन्या, क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रही थी बस। अनन्या अभिनव की ओर बिना देखे ही अपने बेडरूम में चली गई। अभिनव ने पहले उसे जाते देखा और फिर पलटकर चित्रा की ओर देखा। थोड़ा ना कम बोला करो, उसने रूखी आवाज में कहा और फिर वह भी अपने बेडरूम में चला गया। चित्रा हैरानी से उन दोनों को देखती रह गई। बेडरूम में घुसते ही अभिनव ने देखा कि अनन्या ऑलरेडी चादर ओढ़कर सो चुकी थी। उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की और अपने कपड़े बदलकर वह भी चुपचाप बेड पर आकर सो गया। सुबह होने को आई, लेकिन अभिनव की पिछले दिन की थकान अभी तक नहीं उतरी थी। हालांकि उसके बावजूद वह अपनी नींद उड़ाकर काम पर जाने के लिए रेडी होने लगा था। कहाँ गया? अचानक अनन्या ने हैंगर पर टंगे कपड़ों के बीच कुछ ढूंढते हुए पूछा। अभिनव ने भी उसकी ओर देखा और पूछा, क्या कहाँ गया? वह सूट कहाँ है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? तुम उसे कल पहन कर गए थे ना, फिर दूसरे कपड़ों में कैसे वापस आ गए हो? अनन्या ने ऐसा जताने की कोशिश की कि उसके लिए सूट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि अभिनव उसके अंदर हो रही बेचैनी को भांप चुका था। तुम गुस्सा हो क्या? मैं क्यों गुस्सा होंगी भला? सूट तो तुम्हारा था, वैसे भी मुझे उससे क्या ही लेना देना, अनन्या ने बहाने लगाते हुए कहा और फिर बात घुमाने की कोशिश की। वैसे तुम बताओ, आजकल कुछ और भी काम करने लगे हो क्या? तुम्हारा घर वापस आने का टाइम कुछ फिक्स नहीं है, कभी जल्दी आ जाते हो, कभी बहुत लेट, कभी आते ही नहीं हो। आखिर चल क्या रहा है? अभिनव ने सांस छोड़ी और वह फिर से आईने की ओर अपनी टाई बांधने को पलट गया। जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ। और क्या? जैसे तैसे गुजारा जो भी है, कुछ भी बकवास करते रहते हो, अपना शेड्यूल थोड़ा ठीक करो। अनन्या रूखी आवाज में यह बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई। अभिनव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि वह उस सूट की चिंता कर रही थी। वैसे भी भले ही वह कल भूल गया हो, लेकिन अभिनव उस सूट को आज अक्रम से वापस लेने ही वाला था। यह सोचते ही अभिनव नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ आ गया। मैंने भी जब यह न्यूज़ पढ़ी तो मेरा भी एक पल के लिए दिमाग खराब हो गया, सनी ने कहा। इसी वक्त अभिनव भी डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बताओ, अरबाज जैसा पावरफुल आदमी भी मर गया, आखिर इस शहर में सेफ ही कौन है? शर्मिला ने अभिनव को इग्नोर करते हुए अपनी बात कही। जमाना बहुत खराब हो गया है आजकल, सभी का अलर्ट रहने में ही फायदा है। राजीव ने भी शर्मिला की बात में अपनी बात जोड़ी। उसके चेहरे पर हल्का सा खौफ भी दिखाई दे रहा था। पर अरबाज को मारा किसने होगा? उसकी तो शायद किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। अनन्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अभिनव उन सभी की बातें ध्यान से सुन रहा था, पर उसका कुछ बोलने का मन नहीं था। वह चुपचाप सिर्फ अपने नाश्ते पर ध्यान दे रहा था और खाते खाते ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि सामने बैठे हरदेव बहुत देर से उसी की ओर देखे जा रहे थे। अभिनव, हरदेव अचानक बोले और अभिनव ने उनकी ओर गर्दन उठाई। जी सर। तुम वह जो घड़ी लाए थे पेट फील की, वह तुमने लॉटरी के पैसों से ही खरीदी थी ना? अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हाँ, उसी से खरीदी थी। दादाजी, नकली होगी, आप कहो तो उसे मैं चेक करवा लूं ऑफिशियल स्टोर पर, सनी ने बीच में हंसते हुए कहा। तभी हरदेव गुस्से में धीरे से बोल उठे, मैंने चेक करवा ली है, वह घड़ी असली है, पेट फील का मॉडल नंबर 1527, कीमत 12 करोड़। बाप रे, 12 करोड़! शर्मिला का मुंह खुला का खुला रह गया। पर यह कहां से 12 करोड़ लाया होगा पापा जी? जरूर इसने कहीं चोरी की होगी। मॉम, कुछ भी मत बोलो प्लीज, अनन्या चिढ़ते हुए शर्मिला से बोली।
भले ही उसे भी इस बात पर शक था कि अभिनव इतनी महंगी घड़ी कहाँ से ला सकता था, लेकिन फिर भी वह इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकती थी कि उसने वह कहीं से चुराई थी। कुछ भी नहीं, सच बोल रही हूँ मैं। चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि उसकी कोई लॉटरी लगी होगी, पर इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता कि सारा पैसा घड़ी खरीदने में ही लगा दे। अभिनव ने अभिनव से रहा नहीं गया और वह अपनी चम्मच नीचे रखकर बोलने लगा। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।